अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तारीख़ के शौकीन हज़रात को अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ से मुतल्लिक वीडियो का सिलसिला जारी है। यूँ तो उस्मानी सुल्तानों में से बहुत से सुल्तान ऐसे भी गुज़रे हैं जो जंगों के दौरान अपनी बीमारी की वजह से फ़ौत हुए, लेकिन इनमें एक ऐसा सुल्तान भी था जो हकीकत में मैदान जंग में शहीद हुआ, और उस सुल्तान का नाम सुल्तान मुराद अव्वल है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम सुल्तान मुराद अव्वल की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुल्तान मुराद अव्वल 1326 ईस्वी को पैदा हुए। वो सल्तनत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान थे। इनके वालिद का नाम ओरहान गाजी था, जबकि इनकी वालिदा का नाम नीलोफर था। सुल्तान मुराद अव्वल की वालिदा नीलोफर, जो बाज़ंतीनी गवर्नर यार हिसार की बेटी थी, और इस्लाम कबूल करने से पहले इनकी वालिदा का नाम होलोफिरा था। सुल्तान मुराद अव्वल बड़ा करीम, बहादुर और दीनदार फरमा रवा था। नज़्म व ज़ब्त का बड़ा पाबंद, गरीब परवर और इंसाफ करने वाला हुक्मरान था। इसीलिए सुल्तान मुराद अव्वल को खुदावंदगार और गाजी खानकार के अलक़ाबात से पुकारा जाता था। खुदावंदगार का फ़ारसी में मतलब सरदार या आका के तौर पर लिया जाता है, जबकि गाजी खानकार को तुर्की में तजर्बाकार हुक्मरान के तौर पर पुकारा जाता है। नाज़रीन, सुल्तान मुराद अव्वल ओरहान गाजी के छोटे बेटे थे। इनके बड़े भाई का नाम सुलेमान पाशा था। सुलेमान पाशा की एक शिकारी हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद सुल्तान मुराद अव्वल तख्त के वारिस बन गए और उसी साल अपने वालिद की मौत के बाद तख्त पर बैठे। नाज़रीन, जब सुल्तान मुराद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के तीसरे सुल्तान बने तो उन्होंने बैक वक्त एशियाई कुचिक और यूरोप में अपनी सल्तनत की सरहदों को मज़ीद फैलाने के इक़दाम शुरू कर दिए, जिसके बाद उस्मानी अफ़वाज यूरोप में बाज़ंतीनी सल्तनत के महरूसा इलाकों पर हमला आवर हुई, और ठीक 1360 ईस्वी को उस्मानी अफ़वाज ने एड्रियानोपुल पर कब्ज़ा कर लिया। और इस शहर को बल्कान में बड़ी अहमियत हासिल थी, क्योंकि ये कस्तंतुनिया के बाद बाज़ंतीनी बादशाहत का दूसरा बड़ा शहर था। 1366 में मुराद ने इसे उस्मानी सल्तनत का दारा हुकूमत बना लिया, और इसी के साथ इस अजीम सल्तनत का दारा हुकूमत एशियाई कुचिक से यूरोप में मुंतकिल हो गया, और सुल्तान मुराद अव्वल ने इस शहर को एक इस्लामी दारुल सल्तनत बना दिया। इसके बाद भी सुल्तान मुराद की जिहादी तहरीक जारी रही, और वह यूरोप के कई इलाकों को एक के बाद एक फ़तह करता हुआ चला गया, जिसके बाद इसका लश्कर मकदूनिया को फ़तह करने की गर्ज से चल पड़ा, और सुल्तान मुराद अव्वल की कामयाबियों की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। नाज़रीन, सुल्तान मुराद के इन बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए यूरोपी बल्कानी सलीबी मुआहदा हुआ, जिस पर पोप और पंजब ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए, और सलीबियों, बल्गारियों, हैंगरियों के साथ अकालम एशिया के बासियों को इस मुआहदे में शिरकत की तरगीब दी। इस मुआहदे में शरीक तमाम मुल्कों ने एक बहुत ही बड़ा लश्कर तैयार किया, जिसकी तादाद तकरीबन 60,000 पर मुश्तमिल थी। उस वक्त के उस्मानी सिपा सलार लाला शाहीन निस्बतन एक छोटे से लश्कर के साथ इनके सामने मद्दे मुकाबिल हुए, और दोनों लश्कर दरियाए मार्तीज़ा के करीब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुए। एक ज़बरदस्त लड़ाई का आगाज़ हुआ, जिसके बाद सलीबी लश्कर के पांव उखड़ गए और सरीबिया के दोनों अमीर इस जंग से फ़रार हो गए, लेकिन दरियाए मार्तीज़ा की फ़ौजों का लुक़मा अजल बन गए। हैंगरी का अमीर हैरत अंगेज़ तरीके से बच निकला। उस वक्त सुल्तान मुराद एशियाई कुचिक में था, जहाँ इसने मुख्तलिफ़ शहरों को फ़तह कर लिया था। फिर वो अपनी सल्तनत के मरकज़ की तरफ वापस चला, ताकि अकालम और दूसरे शहरों का निज़ाम बेहतर बना सके। दरियाए मार्तीज़ा की फ़तह के क्या नताइज निकले, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इस फ़तह के नतीजे में तराकिया और मकदूनिया की अकालम फ़तह हुई, और मुसलमान जनूबी बल्गारिया और मशरक़ी सरीबिया तक जा पहुँचे, जबकि दूसरी तरफ सल्तनत बाज़ंतीनिया की अमलाक और शहर बल्गारिया और सरीबिया मौसम हरीफ के पत्तों की तरह एक के बाद एक जड़ते गए, और इन पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। सुल्तान मुराद की इस शानदार कामयाबी के बाद
پورا یورپ کانپ اٹھا، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ اور مسیحیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ سلطنت عثمانیہ کی کمال طاقت کو دیکھ کر دائیں بائیں کی تمام اکالم کانپنے لگی، بالخصوص ان میں سے جو کمزور تھیں، ان کا خوف دیکھنے کے لائق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رائزووا کی جمہوری سلطنت نے سب سے پہلے سلطان مراد کی خدمت میں سفارتکار روانہ کیے اور دوستی کے معاہدے پر دستخط کی درخواست کی۔ ناظرین، اس بڑے معاہدے کی روح سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی رابطے قائم ہوئے اور اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ جمہوریہ رائزووا 500 سنہری ڈوک جو اس ملک کی کرنسی تھی وہ سالانہ جزیہ ادا کرنے کی پابند ہوگی۔ یہ پہلا معاہدہ تھا جو دولت عثمانیہ اور ایک مسیحی دولت کے درمیان طے پایا۔ ناظرین، سلطان مراد اول کی کسووا جنگ میں شاندار فتح اور ان کی شہادت کیسے ہوئی، اس سے متعلق ایک الگ ویڈیو بنائی گئی ہے، لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ اسے ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جب سلطان مراد اول کی موت ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے سلطان بایزید کو 95 لاکھ مربع کلومیٹر کی سلطنت وراثت میں دی۔ امید ہے کہ سلطان مراد اول کی زندگی سے متعلق آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم سلطان بایزید کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔